शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिस प्रकार से हमने एंशियंट हिस्ट्री, इसके अलावा मिलिट्री साइंस, फिर उसके बाद में सोशियोलॉजी की वीडियो आपने कल देखी होगी, और इसी श्रृंखला में मैं जियोग्राफी की वीडियो लेकर के आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपको बता दूँ कि जियोग्राफी में आपको खास करके 3 पेपर होते हैं। खास करके जब आप थर्ड ईयर में होते हैं तो 3 पेपर होते हैं, लेकिन जियोग्राफी में खास बात यह है कि जियोग्राफी का जो तीसरा पेपर है आपका, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है खास करके विश्व का क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी पढ़ना होता है, उसमें भी आपके 3 भाग होते हैं। उन तीनों भागों में से एक भाग आपको छांट करके पढ़ना होता है। यानी जब आप जियोग्राफी बीए थर्ड ईयर में लेते हैं तो आपको क्या पढ़ना होता है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल पेपर 3 के अंतर्गत। अब यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी या वर्ल्ड रीजनल स्टडीज के बारे में, तो उसमें 3 खंड आपके होते हैं, जिनमें से केवल एक खंड आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करना होता है, और जो आप फिल करेंगे वही आपको देना पड़ेगा। यानी कि 3 खंड कौन से होते हैं। पहले की अगर बात करूं जियोग्राफी में, जो पेपर 3 होता है, पेपर 3 जो होता है मेरे भैया, पेपर नंबर 3, इसके 3 खंड होते हैं। ठीक है, पहला जो खंड होता है, एक दूसरा खंड और तीसरा खंड। जो पहला खंड होता है आपका, उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया यानी साउथ वेस्ट एशिया। और जो दूसरा आपका पेपर होता है इसमें, वो होता है मतलब दूसरा खंड जो होता है पेपर 3 का, वो होता है दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा जो तीसरा खंड होता है पेपर 3 का, वो होता है पूर्वी एशिया, या जिसको आप सुदूर पूर्व एशिया भी कहते हैं, या अंग्रेजी में फार ईस्ट एशिया या केवल ईस्ट एशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 खंड आपके होते हैं पेपर 3 में। अब जो है आपको चूज करना होता है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में, जब आप भर रहे होते हैं, कि आपको उनमें से क्या पढ़ना है। मेरे हिसाब से पूर्वी एशिया अगर आप लेते हैं तो उसमें बहुत सरल होता है, क्योंकि उसमें केवल चाइना और जापान के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाना है। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें खास करके दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो पूर्वी देश जैसे कि आपको तमाम सारे देशों के बारे में पता होगा। पूर्वी देशों में नाम आता है किसका किसका भाई, जैसे पूर्वी देशों में म्यांमार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थाईलैंड के बारे में, मलेशिया के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चूज करते हो क्या दक्षिण पश्चिम एशिया, तो आपको किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम एशिया अगर आप चूज करते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके बारे में, खास करके तुर्की के बारे में, इराक के बारे में, इजराइल के बारे में, सऊदी अरब के बारे में। इन सभी से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे थे, इराक ईरान के बारे में, इन सभी के बारे में आपसे प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आपने क्या लिया है। हालांकि तीनों पेपर के को लेकर के मैं महासंग्राम वीडियो तीनों का दूंगा, लेकिन आज का जो वीडियो है ये मेरे बताने का मतलब है आज हम क्या चर्चा करेंगे। जो पहला पेपर आपका है जिसका नाम क्या है, पेपर नंबर 1, जिस सभी विश्वविद्यालयों में और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, जियोग्राफिकल थॉट, भौगोलिक विचारधारा। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, भौगोलिक विचारधारा के बारे में। ठीक है, अब भौगोलिक विचारधारा में आपके 10 इकाई लगभग आपकी है, मतलब कि 10 चैप्टर मुख्य रूप से हैं जिसके बारे में चर्चा करनी है हमको, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनसे बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर इसमें समाहित किए गए हैं। पेपर 2 का आपके नाम है जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो इसके बाद में जो है इसका पार्ट 2 आएगा, और उसके बाद में पेपर 2 की वीडियो आ जाएगी। फिर पेपर 3 में तीनों खंड की वीडियो आपकी आ जाएगी, तो जियोग्राफी का आपका लगभग सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चले पेपर नंबर 1 के बारे में चर्चा करूंगा। जियोग्राफिकल थॉट आपके पेपर का नाम है, जियोग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक विचारधारा। तो उसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करता हूं। इसमें तमाम प्रकार के जो देश हैं, उन देशों में जो भौगोलिक संकल्पनाएं प्रस्तुत हुई जिन देशों के द्वारा, इसके अलावा भूगोल के जो बहुत सारे विचारक हैं प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक विभिन्न देशों के, उन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। अब इसी श्रृंखला में हम एक एक जो है इकाई पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जहां तक पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे, नहीं तो इसका 2 वीडियो तो जरूर बनेगा। पेपर 1 चूंकि बड़ा सिलेबस है तो 2 वीडियो इसकी महासंग्राम की आ सकती है। एक यह वीडियो मैं दे रहा हूं और एक इसके बाद में आएगी। ठीक है, तो दोनों को आप जरूर देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न क्या है बाबू, प्रश्न है कि भूगोल का अर्थ बताइए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा एकदम से तय, मान लीजिए। भूगोल का क्या अर्थ है भाई, तो भूगोल जो है यह अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जियोग्राफी शब्द जो है आपका ये दो भाषाओं के शब्द से मिलकर के बना है। एक शब्द है आपका जियो और दूसरा है ग्राफो या ग्राफिया। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है आपका पृथ्वी या अर्थ, और ग्राफो या ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना या डिस्क्रिप्शन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। मतलब कि इसमें पृथ्वी तल यानी अर्थ सरफेस का अध्ययन जिस विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाता है, उस विषय वस्तु को हम क्या बोलते हैं, उस विषय वस्तु को हम भूगोल कहते हैं। यानी जियोग्राफी का ये अर्थ हो गया।
जियोग्राफी के बारे में। ये आपसे अगर अर्थ पूछेगा जियोग्राफी का, वैसे अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, और लघु उत्तरीय में अगर आएगा तो उसमें पूछेगा कि भूगोल का अर्थ बताते हुए उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करें। ठीक है, तो आइए हम भूगोल की परिभाषाओं को भी देख लें। अगर लघु उत्तरीय पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय, तो दोनों को समेट करके पूछेगा। अगर अति लघु उत्तरीय पूछेगा तो एक एक करके, दोनों को समेट करके पूछ लिया जाए। अति लघु उत्तरीय में तो एक ही पूछेगा, लघु उत्तरीय में दोनों को समेट करके पूछ लेगा। प्रश्न आपका है दूसरा नंबर, भूगोल की परिभाषा बताइए। तो भौगोलिक शब्दकोश के आप देखते हैं, उसके अनुसार अगर भूगोल की परिभाषा देखी जाए तो भौगोलिक शब्दकोश में भूगोल की परिभाषा बताई गई है कि भूगोल जो है पृथ्वी तल तथा उसके निवासियों का क्या है, विज्ञान है। यानी कि जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स। यानी कि भूगोल जो है ये पृथ्वी तल और जो पृथ्वी तल पर रह रहे निवासी हैं उन निवासियों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। ये भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार भूगोल की परिभाषा दी गई। इसके बाद में मोक हाउस महोदय आते हैं, वो कहते हैं कि भूगोल जो होता है ये पृथ्वी तल का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानव निवास के स्वरूप में अध्ययन करता है। ये मोक हाउस महोदय की परिभाषा है। क्या कहा कि भूगोल जो होता है पृथ्वी तल का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ। क्षेत्रीय भिन्नता मतलब कि आप देखते हैं पृथ्वी तल पे बहुत सारी भिन्नता होती है कि जैसे कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर झील है, कहीं पर झरना है, ठीक है, कहीं पर महासागर है। तो ये सब एक प्रकार से क्षेत्रीय भिन्नता ही है। कहीं पर जो है कोयला ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर अभ्रक ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर सोना, कहीं पर चांदी, कहीं पर पेट्रोलियम निकल रहा है, कहीं पर पानी ज़्यादा है। तो एक प्रकार से ये कहीं पर प्राकृतिक संसाधन कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर कृषि ज़्यादा होती, कहीं पर रेगिस्तान है। तो ये कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हैं, कहीं पर काली मिट्टी, कहीं पर एक प्रकार से लाल मिट्टी है। तो ये सब चीजें जो होती क्षेत्रीय भिन्नता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मानव निवास के रूप में अध्ययन करता है और उसी क्षेत्रीय भिन्नता के साथ ही साथ उसी भिन्नता के हिसाब से मनुष्य रहते हैं और अपने अपने एरिया में एक प्रकार से वो अपने अपने परिस्थिति के अनुकूल अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस चीज को अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम भूगोल कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। रिचर्ड हार्टसॉन महोदय कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन करता है और उनकी व्याख्या मानव संसार के स्वरूप में करता है तथा पृथ्वी तल के विभिन्न घटना दृश्यों के विविध परिवर्ती विकिरणों और सम्मिश्र अंतर संबंधों का शुद्ध, क्रमबद्ध और परमीय वर्णन करता है। यानी इनका भी वही मतलब है, सिंपल सा, क्योंकि वही चीज है। तो वो भी हार्टसॉन की परिभाषा मोक हाउस की परिभाषा से थोड़ी बड़ी परिभाषा है, थोड़ा इसमें और चीज़ों को इन्होंने समालित करने का प्रयास किया है हार्टसॉन ने, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इनकी परिभाषा। अगला पॉइंट, अच्छा, दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भूगोल का अर्थ और परिभाषा बताते हुए उसके विषय क्षेत्र या उसकी शाखाओं या उपशाखाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या हैं और प्रमुख उप शाखाएं क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली शाखा है भूगोल की भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा भौतिक भूगोल के बारे में, सेकंड में आप मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ना है। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आर्थिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। और दूसरा जो आपका है मानव भूगोल, यानी कि भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं दो, ये एक है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, एक है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर बात की है भौतिक भूगोल के तत्वों की, तो भौतिक भूगोल की जो उपशाखाएं, इससे भूगणित जो होता है भौतिक भूगोल का अंग है, भूभौतिकी हो गया, खगोलीय भूगोल हो गया, कार्टोलॉजी हो गया, भू आकृति विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया, इसके अलावा जल विज्ञान हो गया, हिमनद भूगोल हो गया, जैव भूगोल हो गया। जैव भूगोल में कौन कौन से? वनस्पति भूगोल, जंतु भूगोल। एक जैव भूगोल के दो भाग होते हैं, ये भी आपके आते हैं, जो है फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा पारिस्थितिकी और मृदा भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, मिश्र भौतिक भूगोल। तो ये सब भौतिक भूगोल की उप शाखाएं हैं या भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, लेकिन भूगोल की उप शाखाएं कही जाएंगी, क्योंकि ये भौतिक भूगोल मतलब भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल की शाखा आपकी भूगणित, भूभौतिकी, खगोलीय विज्ञान, कार्टोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, ये सब हुई। अब दूसरा जो आपका पॉइंट है ये है आपका मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की अगर बात की जाए तो मानव भूगोल में आपको देखेंगे रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल माने क्षेत्रीय भूगोल जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि एक प्रकार से आवास वाला जो ज्योग्राफी है, ठीक है, जैसे कि ग्रामीण भूगोल हो गया आपका या नगरीय भूगोल, ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी का एक भाग है। इसके अलावा जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल का ही एक अंग है। सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, सामाजिक भूगोल। इसके अलावा बात की इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, आर्थिक भूगोल, जो आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है।
तो आर्थिक भूगोल की बात किया। आप खास करके आप लोग तो सेमेस्टर वाइज नहीं थे, तो आप लोगों को इसको सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक जियोग्राफी पेपर 1 के अंतर्गत, तो वो आपका आता है मानव भूगोल के अंतर्गत। आर्थिक भूगोल में जैसे संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, इसके अलावा औद्योगिक भूगोल हो गया, आपका यातायात और परिवहन का भूगोल हो गया, इसके अलावा वाणिज्य भूगोल हो गया, ये सब आपका आता है मानव भूगोल के अंतर्गत। तो ये भूगोल की प्रमुख शाखाएं और उप शाखाएं थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो एक प्रकार से ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में हमने चर्चा करी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। क्षेत्रीय भिन्नता क्या है? जैसे विद्वानों ने कहा कि भाई भूगोल जो होता है क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है, तो क्षेत्रीय भिन्नता होती क्या है, क्या होती क्षेत्रीय भिन्नता, इसको बताए ना, इसके बारे में पहले चर्चा करें। तो बिडाल डीला ब्लास या वाइडल डीला ब्लास, आपको पता होगा बिडाल डीला ब्लास के बारे में, बड़े फेमस विद्वान है वाइडल डीला ब्लास या बिडाल डीला ब्लास, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिडाल डीला ब्लास के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि भाई ये इन्होंने क्या कहा, क्षेत्रीय भिन्नता के बारे में इन्होंने क्या कहा। वैसे इन्होंने नहीं पर्सनल कहा, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने कहा, हमबोल्ट ने कहा, इसके अलावा जो है पीटर हैगेट ने कहा, ठीक है, इन सभी लोगों ने कहने का प्रयास किया है। तो चर्चा करेंगे हम। बिडाल डीला ब्लास कहते हैं कि भूगोल स्थान से संबंधित विज्ञान है, ना कि मनुष्य से संबंधित। यानी भूगोल जो होता है ये विभिन्न स्थानों से संबंधित होता है, मनुष्यों से संबंधित नहीं होता है। भूगोल जो होता है खास करके वो आप देखते हैं तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं, तमाम प्रकार की घटनाएं, तमाम प्रकार की आपदाएं जो होती हैं उनका भूगोल, तमाम प्रकार की क्षेत्रीय भिन्नता है उनका अध्ययन करता है भूगोल, मनुष्यों का अध्ययन नहीं करता। बिडाल डीला ब्लास इससे मुकर जाते हैं। इसके अलावा पीटर हैगेट महोदय कहते हैं क्षेत्रीय भिन्नता के बारे में कि भूगोल जो होता है वातावरण के उस संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है जिसके परिणाम स्थानिक रूप से पृथ्वी की सतह पर उमड़ते हैं। तो पीटर हैगेट की परिभाषा है, उन्होंने कहा कि भूगोल जो होता है ये वातावरण के उस संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है जिसके परिणाम क्या होते हैं, स्थानिक रूप से पृथ्वी की सतह पर उमड़ते रहते हैं। हमबोल्ट कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल के भाग एक दूसरे से भिन्न हैं जो भूतल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु हैं। तो ये हमबोल्ट का कथन है। इसके अलावा फिर से हमबोल्ट का एक कथन कहाँ पर आ गया, भूगोल में भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण में धरातल पर सूक्ष्म रूप से समानता होती है। तो एक प्रकार से ये विद्वानों के कथन है खास करके क्षेत्रीय भिन्नता को लेकर के। क्षेत्रीय भिन्नता आपकी यही होती है। क्षेत्रीय भिन्नता मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि विभिन्न स्थानों पर आप देखते हैं उच्चावचन संबंधी विभिन्नता, तमाम प्रकार की विभिन्नताएं होती है। प्राकृतिक संसाधन से संबंधित विविधताएं, क्योंकि कहीं पर कोई संसाधन मिल रहा है, कहीं पर कुछ दूसरा संसाधन मिल रहा है, मिट्टी से संबंधित विविधता, कृषि संबंधी विविधता, कई प्रकार के क्षेत्र में आप देखते कई आधार हो सकते हैं विविधताओं की, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग फटाफट से। ये आपका इकाई नंबर 1 से ही प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न आपका है भूवैन्यासिक संगठन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। भूवैन्यासिक संगठन का सामान्य अर्थ है कि प्रदेश विशेष की परिसीमा में मानव क्रियाकलाप और तज्जनित मूर्त तत्वों की अंतर संबंधित अवस्थिति, यानी कि प्रदेश विशेष की सीमा, कोई प्रदेश है उसकी परिसीमा मतलब इसकी जो सीमा है उसमें जो मानव का क्रियाकलाप होता है और मानव क्रियाकलापों के द्वारा जो तमाम सारे तत्व होते हैं उन्हीं के बीच अंतर संबंधित जो स्थिति होती है उसी को भूवैन्यासिक संगठन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर और सरल शब्दों में इसको कहें तो इस संकल्पना के अंतर्गत मानव क्रियाकलाप के संपूर्ण समान्वित स्वरूप के वितरण प्रतिरूप की अवधारणा समाहित होती है। इसके 2 प्रमुख अंग होते हैं खास करके भूवैन्यासिक संगठन के। पहला होता है मानव कार्यकलाप की अपस्थिति, गति, संरचनात्मक अभिव्यक्तियों तथा कृषि कार्य, कारखाना, ये सब मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं वो। दूसरा होता है उक्त विभिन्न तत्वों में कार्यात्मक संबंधता स्थापित करने वाली अंतः प्रक्रिया, जैसे परिवहन हो गया, जो है इसके गमनागमन हो गया, यानी कि जो है आने जाने का साधन, संचार, संपर्क, सूचना तंत्र, ये सब जो होते हैं ये सब उपकरण होते हैं। मानव के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए इन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये उपकरण जो होते हैं संचार के साधन, परिवहन, गमनागमन, या तमाम प्रकार के जो सूचना तंत्र होते हैं ये सभी मानव क्रियाकलाप को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, पूर्ण करने में सफलता मतलब की सहायता प्रदान करते हैं। तो ये सब दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, भूवैन्यासिक संगठन का निर्माण करते हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा होने वाली क्रियाकलाप और तमाम प्रकार के जो तत्व हैं जो कि मनुष्य की हेल्प करते हैं उनके एक प्रकार से क्रियाकलापों को पूर्ण होने में, तो वो दोनों को मिला लेंगे तो भूवैन्यासिक संगठन उसी को बोला जाएगा, ठीक है। उपयुक्त तो दोनों तत्वों मतलब कि दोनों तत्व समूहों तथा प्रत्येक तत्व के असंख्य अभिन्न अवयवों की पारस्परिक ग्रंथित जटिल समष्टि ही भूवैन्यासिक संगठन कहलाता है। दोनों को मिला जुला रूप ही बोला जाता है, ठीक है। ये सरल शब्दों में बताए हैं।
छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बताइए। भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भूगोल का दार्शनिक क्षेत्र भी है, भूगोल का वैज्ञानिक क्षेत्र भी रहा है, भूगोल का प्रादेशिक क्षेत्र भी है, भूगोल का व्यवहारिक क्षेत्र है, मतलब कि अनुशासनिक क्षेत्र भी है। तो सबसे पहले समझते हैं भूगोल का जो दार्शनिक क्षेत्र है उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। भूगोल के विकास का ऐतिहासिक स्वरूप जानते हैं, भौगोलिक विधि तंत्र के बारे में, अध्ययन उपागम, इसके अलावा प्रविधि, भूगोल की जानने की वाली विधियां, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र का दार्शनिक क्षेत्र हो गया। भूगोल के अध्ययन का वैज्ञानिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये वैज्ञानिक क्षेत्र है इसके। इसके अलावा भूगोल का जो प्रादेशिक क्षेत्र है उसमें प्राकृतिक सीमाओं के अनुरूप विभाजन जो किया गया, खास करके जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, सुदूर पूर्व एशिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल का व्यवहारिक क्षेत्र की अगर बात की तो प्राकृतिक संसाधनों का विश्लेषण और इसके अलावा मानवीय कल्याण के हेतु उसका मनुष्य का विकास और उसका नियोजन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से भूगोल का व्यवहारिक क्षेत्र है। इसके अलावा भूगोल का अगर मतलब कि अनुशासनिक क्षेत्र की बात किया है तो इसके अंतर्गत तथ्यों के समाकलन पर विचार किया जाता है, और इसके अलावा भौतिक और सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक संबंध भी भूगोल का जो अनुशासनिक क्षेत्र है उसके द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर आप प्रश्न देखेंगे। सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चले, प्रश्न आपका आ चुका 7वां नंबर प्रश्न है, भूगोल एवं जल विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान में क्या संबंध है बताइए। तो जल जीवन होता है, और ऐसी धारणा भी विद्वानों ने बताई कि भाई जल ही जीवन है, जलम जीवनम। पीने के अलावा जल का उपयोग सिंचाई में भी होता है, उद्योगों में भी होता है, ऊर्जा उत्पादन करने में भी होता है, विद्युत उत्पादन करने में होता है, तो इन सभी कार्यों में किया जाता है। किसी प्रदेश में सिंचाई के साधनों, जल शक्ति की क्षमता और विकास का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अतएव इसका संबंध जल विज्ञान से होता है, यानी कि जो हम भूगोल में खास करके जल विज्ञान जो होता है उसमें जल से रिलेटेड जितने भी अध्ययन करते हैं वो सब आपका जल विज्ञान हो गया। समुद्र तटों, पत्तन माने होता है बंदरगाह, इसके अलावा मत्स्य उद्योग, मछली उत्पादन जिसको बोलते हैं, समुद्री परिवहन, व्यापार, समुद्री जल की विशेषताएं, इन सभी विशेषताओं का, समुद्री जल की विशेषताएं जैसे तापक्रम समुद्री जल का, समुद्री जल की लवणता, समुद्री जीवों और ज्वार भाटे आदि का अध्ययन भूगोल का मुख्य विषय है, और यह समुद्र विज्ञान का भी विषय है। तो कहीं ना कहीं पे समुद्र विज्ञान से इस प्रकार से भूगोल संबंधित होता है, क्योंकि जो सब मैंने बताया, समुद्र तट, पत्तन, मत्स्य उद्योग, समुद्री परिवहन, समुद्री जल की विशेषताएं में तापक्रम, लवणता, समुद्री जीव और ज्वार भाटा वगैरह, ये सब आपका जियोग्राफी के भी अंग हैं, जियोग्राफी के विषय क्षेत्र में भी शामिल हैं, और समुद्र विज्ञान के अंतर्गत भी शामिल है। तो यानी कि ये संबंध इन दोनों का है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप देखते हैं, इसके अलावा आप देखते हैं इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल, जल विज्ञान व समुद्र विज्ञान परस्पर संबंधित हैं, यानी जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जियोग्राफी ये तीनों एक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे, भूगोल और समाज शास्त्र में क्या संबंध है बताइए। तो धरातल के विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में मानव किस प्रकार से निवास करता है, विभिन्न प्रदेशों के बदलते पर्यावरण के साथ उसकी जीवन प्रणाली में किस प्रकार परिवर्तन होता है, विभिन्न क्षेत्रों के मानव सामाजिक संगठन, पारिवारिक व्यवस्था, श्रम विभाजन, लोक नीति, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन मानव भूगोल और समाज शास्त्र दोनों के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ तक कि समाज शास्त्र भी मनुष्य की प्रजातियों का, जनजातियों का अध्ययन करता है, और जियोग्राफी का जो मानव भूगोल शाखा है वो भी अध्ययन करती है। मानव भूगोल जो है वो एक प्रकार से यहाँ तक कि मनुष्य के क्रियाकलाप और मनुष्य के संसाधन सभी पर चर्चा करती है, और वही काम जियोग्राफी भी करता है। तो कहीं ना कहीं पे दोनों का एक प्रकार से अपना एक संबंध रहा है। ठीक है, तो दोनों विषयों के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं तथा संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार भूगोल और समाजशास्त्र परस्पर क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे सभी लोग। 9वां प्रश्न आपका आ चुका है, स्थानिक संगठन से क्या अभिप्राय है बताइए। तो मानव के आवासीय क्षेत्र के चतुर्दिक व्याप्त, यानी चौतरफा व्याप्त जो पर्यावरण होता है, चूंकि मनुष्य जो होता है, मनुष्य के चौतरफा जो चीज़ें होती हैं, खास करके पर्यावरण ही मनुष्य के चारों तरफ एक प्रकार से फैला हुआ रहता है, तो उसी को पर्यावरण कहते हैं, चूंकि वो मनुष्य के चौतरफा घेरे हुए होते, पर्यावरण यानी कि परिता घेरे हुए है। इसमें प्राप्त वस्तुओं, सेवाओं, विचारों, यात्रियों, मुद्रा, इन सभी की मतलब अंतर्निर्भरता से उत्पन्न स्थानिक विन्यास को ही हम स्थानिक संगठन कहते हैं। ठीक है, पीटर हैगेट महोदय ने स्थानिक संगठन के 4 प्रखंड के उल्लेख किए उन्होंने, और कहा कि पहला जो होता है अंतरतम स्थान, दूसरा होता है व्यक्तिगत स्थान,
तीसरा होता है सामाजिक स्थान और चौथा होता है सार्वजनिक स्थान। यानी ये 4 स्थानिक संगठन के प्रखंड होते हैं। पीटर हाइगेट महोदय कहते हैं सबसे पहले तो अंतरतम स्थान होता है, अंदर होता है, दूसरा व्यक्तिगत स्थान होता है, तीसरा सामाजिक स्थान और चौथा सार्वजनिक स्थान। ये 4 प्रखंड होते खास करके स्थानिक संगठन के। ठीक है, तो इन स्थानों की दूरियां व्यक्तिक एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। मुख्य बात यह है कि उपरोक्त विशेषताएं मानव की क्षेत्रीयता की अंतर्निहित प्रवृत्ति को स्पष्ट करती हैं और यही प्रवृत्ति स्थानिक संगठन का आधार एक प्रकार से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका आ चुका है, अगली इकाई आपकी आ चुकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से कैसे प्रश्न आपके बनते हैं इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, भाई प्रश्न क्या होगा, देखिए प्रश्न आपका है कि क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके चैनल को प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को। ठीक है, चले, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है, तो इसमें निम्न अंतर है। कौन कौन सा अंतर, पहला अंतर आप देखेंगे क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, इधर लिखा हुआ, दोनों देख लीजिएगा। क्रमबद्ध भूगोल की बात किए तो क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में बात की जाए तो किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया होता है। यानी कि एक प्रदेश के बारे में तमाम प्रकार के भौगोलिक तत्वों का अध्ययन होता है, जबकि क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है, किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का ही अध्ययन होता है। ठीक है, ये पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है भाई कि क्रमबद्ध विधि क्षेत्र का समकलित रूप प्रस्तुत करती है, जबकि प्रादेशिक विधि जो होती है एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में यह है कि क्रमबद्ध भूगोल जो होता है यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, जबकि बात की जाए प्रादेशिक भूगोल की तो प्रादेशिक भूगोल में मतलब प्रादेशिक भूगोल की विधि जो होती है, प्रादेशिक जो विधि होती है या विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, ये राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। तो ये अंतर हो गया। इसके अलावा चौथा अंतर होता है यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है। यानी कि जो क्रमबद्ध भूगोल होता है ये अध्ययन की खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करता है, जबकि जो प्रादेशिक आपका भूगोल होता है यह अध्ययन किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच संबंध प्रस्तुत करता है। इसके अलावा पांचवा अंतर आपका है क्रमबद्ध भूगोल की बात की है तो इसके अध्ययन में एक घटक जैसे कि जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार तथा उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं, जबकि प्रादेशिक भूगोल की बात किए तो इस संबंध में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है और इसे प्रादेशिकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है आपका किसके, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखें आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आएगा, एकदम से इस प्रश्न को रट लीजिएगा। आपके एग्जाम में छपने वाला ये प्रश्न है, एकदम से प्रबल दावेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न आना तय है और हमेशा से आया हुआ प्रश्न है। भूगोल में द्वैतवाद पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि भूगोल में द्वैतवाद, ड्यूलिज्म इन जियोग्राफी। ठीक है, देखिए द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद का मतलब समझो कि दो विचारधाराएं। अब किन किन आधारों पर दो विचारधाराएं होती है उसको मैं अभी आगे चल करके चर्चा कर रहा हूँ। द्वैतवाद का तात्पर्य होता है किसी एक विषय वस्तु पर दो उपागम के द्वारा विश्लेषण का प्रयास, अथवा एक ही आधारभूत विषय के लिए अलग अलग विषय वस्तु का चयन करना होता है। ये होता है एक प्रकार से डुअलिज्म या द्वैतवाद। भूगोल में जैसे द्वैतवाद कई क्षेत्रों में आपको, कई विचारों में आपको देखने को मिलता है। मानव भूगोल या एक प्रकार से आप देखते हैं भौतिक भूगोल। ठीक है, इसी प्रकार से प्रादेशिक भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल, आपको और भी चीज़ें हैं, अभी मैं उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ। तो इसमें दो प्रकार की संकल्पनाएं विकसित होती हैं द्वैतवाद में, लेकिन दोनों ही संकल्पनाओं का विभाजन नहीं है, वरन दावे एवं प्रतिदावे एवं द्वारा संकल्पना विशेष को मान्यता प्राप्त करना भी है, और इसी क्रम में चिंतकों के विचार अलग अलग रूप में उभरते हैं। भूगोल में दो प्रकार का द्वैतवाद विकसित हुआ है। प्रथम द्वैतवाद जो है विषय वस्तु से संबंधित है, और जो दूसरा मतलब कि द्वैतवाद की विचारधारा यूरोप में पुनर्जागरण काल के उत्तरार्ध से स्पष्ट दिखाई देती है। यद्यपि समय के साथ भूगोल में कई नवीन द्वैतताएं जो है उभर करके सामने आई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से अगर बात की द्वैत के बारे में तो यहाँ पर आप देखते हैं सबसे एक प्रकार से 5 प्रकार के द्वैतवाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल का द्वैतवाद चलता है। द्वैतवाद मतलब दो विचारधाराएं, तो एक सामान्य भूगोल, एक प्रादेशिक भूगोल। दूसरी बात की जाए तो एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। तीसरा अगर बात की आधार की तो एक नीतिवाद, एक संभववाद। यह भी द्वैतवाद ज्योग्राफी में चलता रहता है। इसके अलावा चौथा है
आगमनिक और निगमनिक ये उपागम होता है, मतलब कि आगमनिक और निगमनिक एक प्रणालियाँ होती हैं खास करके, तो इसमें भी द्वैतवाद ही चलता है। इसके अलावा सैद्धांतिक और व्यवहारिक भूगोल, ये एक प्रकार से 5 आधारों के हिसाब से हम द्वैतवाद को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद की अवधारणा का वैसे एक प्रकार से मुख्य रूप से एक प्रकार से ये मान्य नहीं है, लेकिन विद्वानों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, वेरेनियस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल को सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल के रूप में बांटा, और वारेनियस के अनुसार सामान्य भूगोल में सामान्य या सार्वभौम नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट भूगोल में किसी खास प्रदेश के लिए नियम बनाए जाते हैं। बाद में क्या हुआ कि भूगोलवेत्ताओं ने सामान्य भूगोल के लिए क्रमबद्ध भूगोल को बताया और विशिष्ट भूगोल के लिए प्रादेशिक भूगोल के पद का उपयोग किया। विशिष्ट भूगोल में केवल खास प्रदेशों के लिए नियम, सिद्धांत और मॉडल बनाए जाते हैं, और इसका मुख्य ध्यान जो होता है मानव भूगोल पर होता है। हम्बोल्ट महोदय ने सामान्य नियम बनाने पर जोर दिया है, जबकि रिटर महोदय जो है, कार्ल रिटर की बात की जाए, वान हम्बोल्ट ने किस पर, सामान्य नियम पर जोर दिया है भूगोल के, जबकि कार्ल रिटर की बात की तो उन्होंने प्रादेशिक नियम बनाने पर जोर दिया है। तो ये दोनों विद्वानों की चीज़ों के समझ लीजिए, यानी कि हम्बोल्ट जो है वो सामान्य नियम के पक्षधर है ज्योग्राफी के, जबकि कार्ल रिटर की बात की तो ये प्रादेशिक नियम बनाने पर जोर देते हैं। आगे बात की भूगोल में नियतिवाद और संभववाद, ये भी द्वैतवाद काफ़ी चर्चा में रहा। प्रकृति व पर्यावरण के समर्थक नियतिवादी हैं, जबकि विडाल डिला ब्लास ने संभववाद का समर्थन किया, और इसके अनुसार संभववाद के अनुसार विकास हेतु संभववाद आवश्यक है। और इसी प्रकरण में संभववादी दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नव निश्चयवाद का पोषण किया, और रिचर्ड हार्टसोन ने वैज्ञानिक निश्चयवाद पर बल दिया। इसके अलावा आगमनिक बनाम निगमनिक उपागम विधि तंत्र से संबंधित है। एक में सामान्य से विशेष की ओर तो दूसरे में विशेष से सामान्य की ओर गमन करने पर बल दिया जाता है। तो इसी प्रकार सैद्धांतिक बनाम व्यवहारिक भूगोल की भी द्वैतता भी भूगोल में काफ़ी चर्चित रही। तो एक प्रकार से 5 आधार बना करके भूगोल में द्वैतवाद की विचारधारा चलती रही। ठीक है, वस्तुतः द्वैतवाद सभी सामाजिक विज्ञानों में समय के साथ साथ उत्पन्न हुए हैं, और इसमें भूगोल को हानि और लाभ दोनों हुआ द्वैतवाद के परिणाम स्वरूप। अतः द्वैतवाद किसी विषय के साथ पूरक रूप में लेने पर सार्थक होगा। अगर उसको आप विरोधी रूप में लेंगे या एक प्रकार से प्रतिपक्ष के रूप में लेंगे तो फिर दिक्कत की बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका भाई दूसरी इकाई। तीसरी इकाई में हमको क्या पढ़ना है, आइए चर्चा करते हैं। तीसरी इकाई में हम भारतीय विद्वानों के अनुसार को देखेंगे कि भाई भारतीय विचारकों ने किस प्रकार से विचारधाराएं बताई है, खास करके भूगोल में क्या योगदान दिए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारतीय विचारकों में कौन कौन से विद्वानों का नाम आता है आपको मैं पहले बता दूं। भारतीय विद्वानों में जैसे नाम आता है किसका किसका भाई, भारतीय जो है भूगोलवेत्ताओं में आर्यभट्ट का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय भूगोलवेत्ताओं में नाम आता है बाराहमिहिर का। ठीक है, इसके अलावा मतलब बाराहमिहिर आर्यभट्ट ये सब समकालीन ही हैं। इसके अलावा बाराहमिहिर के बाद में आचार्य ब्रह्मगुप्त हैं एक प्रकार से। तो ब्रह्मगुप्त जो हैं एक प्रकार से ये आचार्य मतलब आर्यभट्ट और बाराहमिहिर के बाद में भारतीय ज्योतिषी वर्ग के एक प्रकार से रूप में आते हैं ये। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था आचार्य ब्रह्मगुप्त का, ये भीलमाल स्थान पर हुआ था। ठीक है, गुजरात और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है ये। इनके पिता का नाम विष्णु था, वो ज्योतिष शास्त्र के एक प्रकार से विद्वान थे। और इनका आचार्य ब्रह्मगुप्त का एक ग्रंथ भी है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नाम से। इसके अलावा आर्यभट्ट हैं। ठीक है, आलम आर्यभट्ट तो है ही है, आर्यभट्ट बाराहमिहिर आर्यभट्ट द्वितीय भी हैं, आचार्य ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य हैं, ये सब भारतीय विद्वान ही रहे हैं। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत मतलब प्राचीन भारत में गणितीय भूगोल के विकास बताइए। प्राचीन भारत के वेदों में या एक प्रकार से आरण्यकों में या उपनिषदों में, इन सभी में गणित के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारत के वैदिक ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों इत्यादि में गणितीय भूगोल के विषय में अनेक स्थानों में वर्णन मिलते हैं, परंतु भारत में गणितीय भूगोल का विकास ईसा की 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में हुआ। 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण गणितज्ञ खगोलवेत्ता आर्यभट्ट हुए हैं, और प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय गणितज्ञ तथा मतलब जैसे आर्यभट्ट हो गए, बाराहमिहिर हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए और श्रीपति, इन सभी का योगदान विशेष रहा है। 12वीं शताब्दी में आप देखेंगे तो भास्कराचार्य भारत में गणित के प्रकांड विद्वान सिद्ध हुए हैं। भास्कराचार्य के द्वारा रचित इनकी एक रचना है सिद्धांत शिरोमणि, ये ग्रंथ है और एक सार्वभौमिक प्रमाणिक ग्रंथ ये माना जाता है।
न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है उसके द्वारा गणितीय भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ। लेकिन उससे पहले आप देखते गणितीय भूगोल के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी थी भारतीय विद्वानों के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में तो ये रहा गणित के बारे में कुछ योगदान। दूसरा आपका प्रश्न है, भारत के प्राचीन साहित्य में ऋतुओं और जलवायु विज्ञान का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आइए चर्चा करने का प्रयास मैं करता हूं और जानते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में और आने वाले हैं, ठीक है। आगे आ चुका है भाई अगला प्रश्न, आप देखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न आपका आज यहीं पर देखेंगे, उत्तर समझेंगे। तो प्राचीन भारत की बात की, प्राचीन भारत में ऋतु और जलवायु के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है और इसके संदर्भ में ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण संहिता, रामायण, महाभारत और भी अन्य पौराणिक ग्रंथों में वायुमंडल के विषय में पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा भास्कराचार्य के द्वारा जो रचित रचना है सिद्धांत शिरोमणि, उस ग्रंथ में वायुमंडल के स्तरों की नाप का विवरण भी दिखाई पड़ता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारतीयों को प्राचीन काल से एक प्रकार से कहीं न कहीं पे सौरिक ताप का ज्ञान था, तापमान के बारे में जानकारी थी, वाष्पीकरण के बारे में जानकारी थी, आर्द्रता किसे कहते हैं ये जानते थे, संघनन क्या होता है, वर्षा कैसे होती है, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में प्राचीन भारतीय विद्वान जानते थे, जानकारी थी और इन सभी तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान मिलता है इनकी रचनाओं से। महाकवि कालिदास ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में जिस प्रकार मेघों और पर्वतों का वर्णन किया है उससे यह भी ज्ञात होता है कि उनका जलवायु संबंधी ज्ञान परिपक्व था और उस समय जलवायु के ज्ञान को लेकर के उन्होंने बादलों को दूत बना करके भेजा था मेघदूत में। चक्रवात हवाओं तथा चक्रवात हवाओं का भी वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। संपूर्ण विवरण से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में लोगों को विभिन्न प्रकार की ऋतुओं और जलवायु के विषय में काफ़ी ज्ञान था और इस संबंध में तमाम सारे अध्ययन भी भारतीय के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपका प्लिनी का योगदान। इसके अलावा भारतीयों का योगदान और भी क्षेत्रों में रहा है। आप देखते नदियों के बारे में उन्होंने बताया और इसके अलावा द्वीपों के बारे में बताया, 7 द्वीपों के बारे में, जम्बू द्वीप ये भरतखंडे भारतवर्ष आर्यावर्त देशांतर्गत है। आप देखते हैं जम्बू द्वीप भारत को बताया। इसके अलावा पलाक्सा, आस्कान और बर्मा का जो एरिया है, कुश द्वीप जो है सुंडा प्रायद्वीप को बोलते हैं, सालमाली बताया, मलाया प्रायद्वीप जो है, क्राउंच यानी दक्षिणी भारत, शक यानी कंबोज, पुष्कर यानी कि आइसलैंड जो है, तो ये सब बताया गया। दूसरे में जम्बू द्वीप में खासकर भारत हो गया। तो कई प्रकार के आप देखते हैं। इसके अलावा पौराणिक पर्वत भी बताए गए हैं। पुराणों में अनेक पर्वतों का उल्लेख आपको मिलेगा, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में स्थित मेरू पर्वत है, उसके चारों ओर से पर्वतों से एक प्रकार से घिरा हुआ है। पामीर के पठार की कल्पना भी आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। हिंदू कुश, कैलाश यानी हेमकूट पर्वत, इन सभी के बारे में आपको मिलेगा जानकारी। हिमालय पर्वत के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। माल्यवान पर्वत उसी के नाम पर, हिमालय के नाम पर माल्यवान, ठीक है। हिमांचल राजा भी हुए। तो एक प्रकार से आप देखते हैं भारतीय जानकारी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा महाकाव्य काल में पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य, आकाश, गंगा, इन सभी के बारे में भारतीयों को जानकारी मिली थी, ठीक है। पौराणिक नदियों में आप देखते हैं तमाम प्रकार की नदियों के बारे में, गंगा नदी, चक्षु नदी, सीता नदी और भद्र सोम नदी, इन सभी नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ठीक है। इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। तो कहीं न कहीं भारतीय लोग जानते थे। भारतवर्ष में खास करके आप देखते हैं भारत को 9 खंडों में बांटा गया था उस समय पुराणों के अनुसार। इंद्रदीप, कसेरू मठ, ताम्रवर्ण, इसके अलावा गभिस्तमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण, ये और इसके अलावा एक जो 9वां खंड है उसका नाम वर्णित नहीं मिलता है, लेकिन 9 खंड थे। इंद्रदीप यानी ब्रह्मपुत्र पार का जो प्रदेश है ब्रह्मपुत्र नदी वाला, वो इंद्रदीप के नाम से जानते थे। कसेरू मठ जानते थे गोदावरी महानदी का जो डेल्टा वाले जो बीच का क्षेत्र पड़ता है उसको। ताम्रवर्ण जो एरिया है कावेरी नदी के दक्षिण का क्षेत्र जो है वो माना जाता था। गभिस्तमान जो है नर्मदा और गोदावरी के बीच का जो पहाड़ी एरिया है उसको बोलते हैं। नागद्वीप जो पहले बताते थे वो आज का विंध्याचल, सतपुड़ा और छोटा नागपुर का पठार था। सौम्य द्वीप की बात की है तो सिंधु नदी के पश्चिम वाला एरिया। गंधर्व की बात की है तो सिंधु प्रदेश हो गया। वरुण द्वीप की बात की है तो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश हो गया भारत में। और जो 9वां है इसका नाम नहीं मिलता है पुराणों में। तो एक प्रकार से ये विद्वान भारतीय लोगों ने बताए हैं, मतलब कि तमाम प्रकार की जानकारी मिलती है भूगोल के बारे में। अगला आपका प्रश्न है प्लिनी का भूगोल के विकास में क्या योगदान है बताइए। प्लिनी की बात की जाए तो प्लिनी जो है खास करके ये आप देखेंगे प्लिनी कहाँ के निवासी भाई। प्लिनी जो है खास करके कहाँ के निवासी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्लिनी कहाँ के निवासी भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, कहाँ के हैं बताएं भाई। प्लिनी जो है कहाँ के निवासी भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्लिनी कहाँ के निवासी हैं भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे।
आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्लिनी जो है कहाँ के निवासी हैं। बताइए। चलिए मैं आगे बताता हूं, तब तक आप लोग इसको बताने का प्रयास करेंगे। चले, तो प्लिनी ने आकाशीय पिंडों, पृथ्वी की आकृति तथा आकार, धरातल और ऋतुओं का वर्णन किया है। और प्लिनी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है प्राकृतिक इतिहास। उसके 37 खंड हैं। उन 37 खंडों में खास करके पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी का आकार, उसका धरातल, उसके ऋतु, जो पृथ्वी के हैं आकाशीय पिंड, इन सभी के बारे में उनके 37 खंड वाले जो रचना है प्राकृतिक इतिहास, उसमें वर्णित है। प्लिनी की रचनाओं ने खासकर जीव विज्ञान, मतलब प्लिनी ने जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, इन सभी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्लिनी ने भौगोलिक ज्ञान के विवरण के अंतर्गत पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, नगरों के बारे में और भी एक प्रकार से जातियों के बारे में भी विवरण प्रस्तुत किया है। और एक प्रकार से अद्वितीय वर्णन किया है इन्होंने। और इसका विवरण सारणीबद्ध रहा है, क्रमबद्ध रहा है, विश्लेषणात्मक विवरण इसका प्रस्तुत है प्लिनी का। अगला जो प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, भूगोल में योगदान देने वाले प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम उल्लेख कीजिए। यूनानी भूगोलवेत्ताओं की बात की जाए तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के काल में यूरोपीय विद्वानों ने खास करके शास्त्रीय चिरसम्मत काल माना है उन लोगों को। मतलब इस समय के को 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व का जो समय काल है, इसमें बहुत सारे खोज भी हुए हैं। और इसी समय आपको पता होगा कि होमर व्यक्ति जो हैं, ये भी यूनानी भूगोलवेत्ता है। होमर की बात की है तो ये ईसा से 9वीं शताब्दी पूर्व जो है के विद्वान हैं। और इनके 2 महाकाव्य हैं होमर के, इलियड और एक है ओडिसी। ठीक है, इलियड और ओडिसी। और इसमें खासकर बहुत से क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, जानवरों के बारे में, मानव समूहों के भौगोलिक वर्णन भी इस रचना में मिलते हैं, इलियड और ओडिसी में। और होमर स्कूल के विद्वानों मतलब कि उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को चपटी बताया और वृत्ताकार तथा चारों ओर से महान सरिता से घिरा हुआ बताया पृथ्वी को खास करके। ठीक है, इसके अलावा खास करके बात की अगले विद्वान है आपके थेल्स, यूनानी भूगोलवेत्ता है। थेल्स की अगर बात की तो थेल्स जो है 640 ईसा पूर्व से लेकर के 546 ईसा पूर्व तक इनका समय काल रहा है। और ये उत्तरी आयोनिया के खास करके तिलेटस नामक समुद्र मतलब कि समृद्ध नगर पड़ता है। तिलेटस नाम का एक नगर है, उसी नगर में इनका जन्म हुआ था। और यूनान और मिस्र तथा निकटवर्ती प्रदेशों की इन्होंने यात्रा भी करी खूब जबरदस्त तरीके से। और ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे थेल्स महोदय जिसने क्या किया, भूगोल पर व्यवस्थित विचार भी प्रकट किया। और इन्होंने क्या किया, थेल्स महोदय ने पृथ्वी खास करके पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी आकृति, गति, ग्रहण, पृथ्वी पर जो एक प्रकार से उसका ग्रहण, जल थल का विवरण, नील नदी के बारे में बताया। और इस पर बाढ़ कैसे आता है और इसका बाढ़ का प्रभाव क्या पड़ता है खास करके पृथ्वी पर, इन सभी के बारे में बताया। सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। ठीक है, और इन्होंने पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सभी को एक प्रकार से आकाशीय पिंड, एक पवित्र आग के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बताया। और खासकर गणितीय भूगोल का भी विकास इनके समय में हुआ थेल्स के। इसके बाद में आते हैं अनेक्सीमेंडर। अनेक्सीमेंडर की अगर बात की जाए तो अनेक्सीमेंडर जो है भाई, अनेक्सीमेंडर जो है 610 ईसा पूर्व से लेकर के 546 ईसा पूर्व के समय काल के विद्वान हैं। अनेक्सीमेंडर इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान को विकसित किया और अनेक स्वतंत्र निबंध भी इन्होंने लिखा है। ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत और नक्षत्रों के वर्णन भी अनेक्सीमेंडर ने किए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला नाम आता है हिकेटियस का। हिकेटियस जो है ये लगभग 500 BC के आसपास के विद्वान हैं। ठीक है, हिकेटियस इन्होंने सबसे पहले बसे हुए संसार का सामान्य भौगोलिक वर्णन प्रादेशिक आधार पर प्रस्तुत किया। और इस प्रकार इन्होंने प्रादेशिक भूगोल का आरंभ किया। और इन्होंने भौगोलिक वर्णनों की प्रस्तुति एक प्रकार से परियोडस 520 ईसा पूर्व में 2 खंडों में प्रकाशित इनकी रचना हुई। और खासकर जिसमें विश्व का वर्णन इन्होंने किया। प्रथम खंड में परियोडस इनकी रचना है हिकेटियस की। उसके प्रथम खंड में यूरोप के बारे में और दूसरे खंड में एशिया के बारे में जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद में विद्वान आते हैं आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस की बात अगर की जाए तो हेरोडोटस जो है, अच्छा, हिकेटियस ने अपने गृह नगर मिलेटस का मानचित्र भी बनाया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हेरोडोटस जो है ये 484 ईसा पूर्व से लेकर के 425 ईसा पूर्व तक के समय काल के हैं। हेरोडोटस जो है एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने क्या किया था, एशिया माइनर, यूनान, पर्सिया, काला सागर, इसके समीपवर्ती जितने भी प्रदेश हैं उनकी यात्राएं करी थी। और उनके भौगोलिक वर्णन भी अपने रचनाओं में दिया है। खास करके इनके यात्रा, हेरोडोटस जो है इसके यात्रा वर्णनों में अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को मतलब कि लाल सागर के द्वारा विभाजित बताया गया है। जबकि उससे पूर्व दोनों महाद्वीपों को नील नदी के द्वारा पृथक माना जाता था।
ठीक है। एक प्रकार से हेरोडोटस जो है ये नील नदी के बाढ़ से मैदान में जमा हुई काली मिट्टी पर भी एक प्रकार से बताते हैं कि भाई नदी निक्षेप द्वारा निर्मित डेल्टा है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने खासकर क्या किया, इन्होंने विश्व का मानचित्र भी बनाया था जिसमें भूमध्य सागर के चारों ओर के प्रदेश दिखाए गए थे। पूरब की ओर इसका विस्तार अधिक था और भारत का भी मानचित्र उसमें दिखाया गया था हेरोडोटस वाले में। इसके अलावा अगले विद्वान आते हैं अरस्तु महोदय। अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु महोदय जो हैं इनकी बात करें तो ये 384 से 322 BC मतलब कि ईसा पूर्व के हैं। और खास करके इनका जन्म यूनान प्रदेश में हुआ था। एजियन सागर के तट पर एक स्टेगोरिया नगर है, उसी में इनका जन्म हुआ था वहीं पर। इनके पिता का नाम था निकोमेकस। वो एक प्रकार शरीर और औषधि विज्ञान तथा अपने गुरु महान दार्शनिक प्लेटो से तर्कशास्त्र इन्होंने सीखा, विज्ञान सीखा, राजनीति की शिक्षा ग्रहण करी। सिकंदर के महान शिक्षक भी थे। सिकंदर महान के क्या थे, शिक्षक थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें करी, इतिहास, भूगोल, राजनीति, दर्शन, नीति, साहित्य, अध्यात्म, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जलवायु विज्ञान, इन सभी के रूप में एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और भूगोल पर इनका कोई अलग से विषय वस्तु मतलब की जानकारी नहीं मिलती है, बात भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी इनकी रचना में जैसे इनके 2 ग्रंथ हैं खाते भूगोल से संबंधित, एक है ब्रह्मांड वर्णन और एक है जलवायु वर्णन। अगले विद्वान है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस का जन्म हुआ था 370 BC में। अरस्तु के शिष्य थे ये थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और वनस्पति और जलवायु के संबंध में इन्होंने अपने विचार रखे, उसके बारे में बताया। उसके बाद में अगले विद्वान आते हैं इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज की बात की तो 276 ईस्वी में जन्म हुआ, 194 में मृत्यु हो जाती है। इरेटास्थनीज की बात की तो ये व्याकरण, दर्शन, गणित इन सभी के विद्वान थे। गणित, नक्षत्र विद्या, भूगोल में बराबर रुचि भी इनकी बनी रही और गणित पर इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे हैं। और इसके अतिरिक्त भूगोल पर जियोग्राफी का एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है और इसी में इन्होंने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया और इसीलिए इनको खास करके वो व्यवस्थित भूगोल का जनक भी माना जाता है। पृथ्वी के वर्णन के लिए इन्होंने काम किया है, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग भी लगातार इन्होंने ही किया है सबसे पहले। अगले विद्वान है पोलीबियस। पोलीबियस की बात करें तो 210 में जन्म होता है, 128 BC में मृत्यु होती है। भौतिक भूगोल में बहुत रुचि रखते थे पोलीबियस और नदियों के द्वारा जो एक प्रकार से चीज़ें होती, नदियों के बारे में इन्होंने ज़्यादा वर्णन किया है। नदियों के द्वारा जो निक्षेप कृतियाँ बनती हैं या नदियों के द्वारा जो बाढ़ आते हैं, जो डेल्टा बनता है, उसके बारे में बताया। इसके अंदर विद्वान है टालेमी। टालेमी की अगर बात करें तो ये 990 से ईस्वी में जन्म होता है, 90 ईस्वी में जन्म होता है, 168 ईस्वी में मृत्यु होती है। यूनानी भूगोलवेत्ता है टालेमी, सबसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान है ये। विश्व भर में मानचित्र कला और सामान्य भूगोल में क्षेत्र में इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त करी है। टालेमी के ग्रंथों और मानचित्रों का एक प्रकार सबसे पहले एक प्रकार से मतलब कि एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से इन्होंने अध्ययन किया। टालेमी मुख्यतः खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे और बाद में इनकी रुचि गणितीय भूगोल में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इन्होंने मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते तो एक प्रकार से ये आपके भूगोल में योगदान देने वाले प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। जैसे होमर हो गए, थेल्स हो गए, एनेक्सीमेंडर है, इकेटियस है, हेरोडोटस, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इरेटास्थनीज, पोलीबियस, टॉलेमी। इसके अलावा पिथियस भी एक प्रकार से फ्रांस के ही निवासी हैं, वो भी विद्वान हैं। इसके अलावा पोसीडोनियस हो गए, हिप्पार्कस हो गए, पोलीबियस हो गए, ये सब विद्वान भी हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका पूछा सकता है भाई किन्हीं 3 यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। हेरोडोटस, हम्बोल्ट, एनेक्सीमेंडर, ये 3 भूगोलवेत्ता हैं जो कि 3 यूनानी हैं। बाकी ये 10 भूगोलवेत्ता यूनानी हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर। होमर की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। इलियड और ओडिसी, ये होमर की 2 पुस्तकें, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है आपका, 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अरस्तु का यूनानी भूगोलविदों में क्या स्थान है। अरस्तु एक महान यूनानी दार्शनिक और विज्ञानविद थे जिन्होंने भूगोलविदों की श्रेणी में एक प्रकार से रखा जाता है। अरस्तु का जन्म हुआ था भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक स्टेगेरिया नामक स्थान है, 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और इनकी दार्शनिक सोच, वैज्ञानिक कार्य आदि के लिए इनको विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और यह भी ज्ञात है कि अरस्तु मूल रूप से चिकित्सक, खास करके इनको इतिहास का पिता, किसका पिता कहते हैं इनको अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता भी कहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। इसके अलावा अरस्तु की मतलब कि ध्यातव्य है कि अरस्तु मूलतः चिकित्सक थे। प्लेटो जो थे ये अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, ठीक है। और खास करके इन्होंने दर्शन, भूगोल, नीति, अध्यात्म, विज्ञान, इतिहास इन सभी विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं। भूगोल में अरस्तु ने ब्रह्मांड का अध्ययन प्रस्तुत किया है
और अपने पूर्वकालीन विचारकों की तरह ग्रह, नक्षत्र, स्थिति, धरातलीय वर्णन, इन सभी को अरस्तू ने अपने ग्रंथ में समाहित किया है। अरस्तू पृथ्वी को गोल मानते हैं। यहाँ उन्होंने हेरोडोटस के विचारों का खंडन किया। अरस्तू ने पृथ्वी का वर्णन मानव बसाव के दृष्टिकोण से किया और यहाँ यहीं से मनुष्य की भौगोलिक चेतना के प्रमाण मिलते हैं और अरस्तू के भूगोलविद होने की जो एक प्रकार से प्रयोज्यता सिद्ध होती है कि भाई ये भी एक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है आपका? 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि रोमन भूगोलविदों में पोसीडोनियस की योगदान बताइए। रोमन भूगोलवेत्ताओं की बात की तो रोमन भूगोलवेत्ताओं में खास करके रोमन भूगोलवेत्ताओं का जो उदय हुआ वो खास करके 201 ईसा पूर्व से लेकर के वहीं से उदय माना जाता है। और जब यूरोप में 201 ईसा पूर्व से 168 ईसा पूर्व तक रोम शासकों के द्वारा राज्य का विस्तार किया गया, उसी समय खास करके जियोग्राफी में भी योगदान मिला है यूनानी भूगोल मतलब कि रोमन भूगोलवेत्ताओं का। रोमन भूगोलवेत्ताओं में पोलीबियस हो गए, स्ट्राइबो हो गए, ठीक है, इन सभी का योगदान बड़ा फेमस रहा है। पंपोनियस मेला हो गए, ठीक है, सेनिका हो गई। और मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि भाई प्लिनी जो है वो कहाँ के हैं, तो प्लिनी जो थे ये रोम के ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं प्लिनी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था ट्रांसपादने नामक एक गांव है, वहीं पर जन्म हुआ था। ये रोम में पड़ता है ये गांव। ठीक है, 23 ईसा मतलब ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 71 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी रचना है प्राकृतिक इतिहास, 37 खंडों में बटी हुई है। मैंने आपको बताया भी था प्रथम दो मतलब कि इसके 2 खंड हैं। प्रथम 2 खंडों में आप देखेंगे मतलब प्रथम खंड में आकाशीय पिंडों के बारे में, पृथ्वी की आकृति और उसके आकार के बारे में, धरातल के बारे में, ऋतुओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न आपका क्या पूछा गया यहाँ पर कि रोमन भूगोलविदों में पोसीडोनियस के प्रमुख योगदान बताइए। तो पोसीडोनियस विख्यात यात्री है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी है और इन्होंने क्या किया था, भौतिक भूगोल पर विशेष कार्य किया था। किसने? पोसीडोनियस ने। इसका प्रमुख योगदान यह रहा कि पोसीडोनियस ने समुद्रों की गहराई नापने का कार्य किया। पोसीडोनियस की अगर बात की है तो पोसीडोनियस जो है पोसीडोनियस है, हाँ बिल्कुल, क्या नाम है इसका? पोसीडोनियस। ठीक है, पोसीडोनियस की अगर बात की है तो पोसीडोनियस ने समुद्रों की गहराई नापने का कार्य किया है। भूमध्य सागर में सार्डिनिया की गहराई सर्वाधिक बतलाई, जो कि सही भी है, ये इसका योगदान रहा है। दूसरा योगदान इसका ये रहा है पोसीडोनियस का कि पृथ्वी की परिधि का माप इसने बताया कितना, 18,000 मील बतलाया, जो कि गलत है। और इसका कारण 1% मतलब कि 1 डिग्री को मात्र 500 स्टेडिया मानना था, जबकि पूर्व वर्णित है कि इराटोस्थेनीज ने 1 डिग्री को 700 स्टेडिया माना था। और इसकी यह त्रुटि टालेमी के दोष का कारण बनी तथा पुनः कोलंबस भारत की जगह अमेरिका जा पहुंचे थे, इसी की त्रुटि के कारण से। ठीक है, तो कोलंबस अमेरिका का खोजकर्ता हो गया और वास्को डी गामा भारत का। ठीक है, भारत क्या उससे पहले नहीं था? भारत था, लेकिन भारत आने का समुद्री मार्ग की खोज करी किसने? वास्को डी गामा ने। ठीक है, इसके अलावा पोसीडोनियस की बात की जाए तो इसके अनुसार उष्ण कटिबंध मरुस्थल से कम रहता है और वे अपेक्षाकृत निवास के योग्य होते हैं। कौन? उष्ण कटिबंध जो होते हैं मरुस्थल से कम रहता है और अपेक्षाकृत वह निवास यानी कि वहां पर मनुष्य रह सकते हैं उष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर प्रश्न, किन्हीं 3 रोमन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। प्रमुख 3 रोमनवेत्ताओं के नाम पहले हो गए स्ट्रैबो, दूसरे हैं पंपोनियस मेला, तीसरा है प्लिनी। स्ट्रैबो की बात की तो स्ट्रैबो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्ट्रैबो का बड़ा फेमस योगदान रहा स्ट्रैबो का। स्ट्रैबो 64 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है स्ट्रैबो का और 20 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इनका जन्म तुर्की के पोंटस प्रदेश में अमासया नामक स्थान है, वहीं पर हुआ था। और इसने मिस्र, सीन और इसके अलावा फिले इन सभी जो है स्थानों पर भ्रमण किया। और रोमन का होते हुए इसने एक प्रकार से अपनी पुस्तक जो लिखी है रोमन भाषा में एक प्रकार से नहीं लिखी, ये यूनानी भाषा में लिखने का प्रयास किया इसने और बड़ा फेमस योगदान इसका रहा है। आप देखते हैं भूगोल विषय का ज्ञान केवल सामाजिक जीवन तथा प्रशासकीय कार्यों के लिए ही उपयोगी नहीं है। यह बताता है कि भूगोल विषय द्वारा विश्व के स्थल खंडों का, महासागरों का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, फलों का, पृथ्वी के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, इन सभी का ज्ञान प्राप्त करना होता है। स्ट्रैबो जो है ये एक प्रकार से दार्शनिक ढंग से ब्रह्मांड के गोलाकार स्वरूप हुआ उसके मध्य स्थित गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करते हैं। इसके अलावा यूनानी मतलब स्ट्रैबो जो है यूरोपीय देशों के बारे में, स्पेन, इटली, यूनान, इन सभी के बारे में वर्णन बताता है। इसके अलावा एशिया माइनर, पर्सिया, दजला फरात क्षेत्र जो हो गया, सीरिया और अरब और भारत, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। तो ये सब स्ट्रैबो का योगदान है। पंपोनियस मेला भी बड़ा फेमस है, प्रथम ईस्वी में इसका जन्म होता है, दक्षिणी स्पेन का निवासी था पंपोनियस मेला। लैटिन भाषा में भौगोलिक ज्ञान के 2 खंड इसके प्रकाशित हुए खास करके।
और ये एक प्रकार से बड़ा विद्वान रहा ये, ठीक है। और खास करके पंपोनियस मेला ने पृथ्वी को 5 क्षेत्रों में बांटा है। इसमें उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र का विस्तृत वर्णन इसने किया है अपनी पुस्तक में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्लिनी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगला 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पंपोनियस मेला की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। पंपोनियस मेला की पहली पुस्तक है कास्मोग्राफी, दूसरी पुस्तक है इसकी डिकोरोग्राफिया। 2 पुस्तक बड़ी फेमस है इसकी। पहली पुस्तक कौन सी भाई? पहली पुस्तक है कास्मोग्राफी, दूसरी पुस्तक है डिकोरोग्राफिया। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा पंपोनियस मेला की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखें, तो कास्मोग्राफी और डिकोरोग्राफिया। होमर की पुस्तक पूछता तो इलियड और ओडिसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अच्छा प्रश्न यह भी पूछेगा किन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम बताएं जो कि रोम के हैं, या 4 एक प्रकार से भूगोलवेत्ताओं के नाम बताएं जो यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, या मतलब कि एक प्रकार से भारतीय भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, ऐसे पूछेगा। अगला प्रश्न आपका है बारहमीर और भास्कराचार्य की एक एक पुस्तकों का नाम लिखिए। बारहमीर और भास्कराचार्य की प्रसिद्ध भारतीय खगोलवेत्ता है, ये भूगोलवेत्ता है, और इनकी प्रमुख पुस्तक के जो हैं, बारहमीर की पुस्तक है बड़ी फेमस पंच सिद्धांतिका, और भास्कराचार्य की पुस्तक का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। बड़ी फेमस पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखें, इसको एकदम से रट लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आएगा, और इसीलिए मैंने सोचा आपको करवा दिया जाए और विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या यह श्रृंखला आपको समझ में आ रही है? क्या यह काम जो मैं कर रहा हूँ महासंग्राम वीडियो का, क्या आपको सही लग रहा है? अगर सही लग रहा है तो बताइए, मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। वैसे एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने दे दिया है, और इसके अलावा जो है मिलिट्री साइंस का दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने और भी एक सब्जेक्ट का दे दिया है आपको, सोशियोलॉजी के पेपर 1 का दे दिया है, पेपर 2 का भी मैंने दे दिया है ऑलरेडी, पेपर 3 का जल्द ही मैं दे दूंगा, मतलब कि सोशियोलॉजी का, जियोग्राफी का जो है मैं जल्द ही देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, जियोग्राफी का तो मैं पेपर 2 का दे दूंगा, पेपर 3 में तीनों खंडों का दे दूंगा। इसी प्रकार से जो है मध्यकालीन इतिहास का, शिक्षा शास्त्र का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, और इसके अलावा मनोविज्ञान का, संस्कृत का, सभी का दूंगा, गृह विज्ञान का, सभी सब्जेक्ट का मैं देने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न आपका 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे, पोसिडोनियस ने भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया है? तो यूनान में इरेटास्थनीज के बाद सबसे प्रसिद्ध जो विद्वान हुआ है वो पोसिडोनियस ही हुआ है। इसने क्या किया? भौतिक भूगोल को तर्क संगत ढंग से विकसित किया है, इसीलिए इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। किसको? मतलब कि पोसिडोनियस को भूगोल का पिता नहीं कहा जाता है, मतलब ये एक प्रकार से पोसिडोनियस के बारे में भूगोल का पिता इनको नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। इरेटास्थनीज को नहीं बोला, मतलब इरेटास्थनीज को बोला जाता है भूगोल का एक प्रकार से व्यवस्थित भूगोल का पिता, ठीक है। भौतिक भूगोल मतलब पोसिडोनियस वाला ये कथन काट लीजिएगा, ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पोसिडोनियस की बात की तो भौतिक विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, इतिहास, इन सभी विषयों में एक प्रकार से इसकी रुचि थी, और इन सभी विषयों पर इन्होंने अपने विचार भी प्रकट किए हैं। पोसिडोनियस की निरीक्षण क्षमता अद्भुत थी। इसने व्यवस्थित रूप से ज्वार भाटा, पृथ्वी की परिधि की लंबाई, महासागरों की गहराई, यूरोप की दक्षिणी तटवर्ती और आंतरिक भागों की आबादी के लक्षण, मैदानों के निर्माण और दक्षिणी फ्रांस के मैदानी भागों में मिलने वाले छोटे छोटे जो गोलास्म हैं उनका बहुत सूक्ष्मता से एक प्रकार से परीक्षण किया, अध्ययन किया और हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो एक प्रकार से ये आपका हो गया। अगली इकाई जो है आपकी, उसके अंतर्गत हम समझेंगे भाई चीज़ों के बारे में। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे, भौतिक और मानव भूगोल के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा है, स्पष्ट करें। तो भौतिक भूगोल के क्षेत्रों में अरब भूगोलवेत्ताओं की बात की जाए, अरब भूगोलवेत्ताओं का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अरब भूगोलवेत्ता, ठीक है। अरब भूगोलवेत्ता जो है खास करके जब अरब भूगोलवेत्ता मतलब जो अरब की कंट्री, जैसे अल मसूदी आया 890 ईस्वी से लेकर के 956 ईस्वी तक इसका समय काल है। अरब भूगोलवेत्ता है, यात्री है अल मसूदी, ठीक है। इसके अलावा अल बरूनी आया, मोहम्मद गजनबी के साथ आया था अल बरूनी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 973 ईस्वी में पैदा हुआ था, 1049 में मृत्यु हो गई थी अल बरूनी की। इसके अलावा अल इदरीसी आया था 1100, मतलब कि 1099 में इसका जन्म होता अल इदरीसी का, मृत्यु होती 1166 में। सिसिली के राजदरबार में रहने वाले अल इदरीसी जो था ये मोरक्को निवासी था, ग्रेट ब्रिटेन, अफ्रीका, इराक, इन सभी की यात्राएं करी थी इसने, अल इदरीसी ने। इसके अलावा इब्न बतूता का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अरब जो है भूगोल में इसका बड़ा योगदान रहा है। अफ्रीका में इसका जन्म हुआ था इब्न बतूता का, 1304 ईस्वी में जन्म हुआ, 1377 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और लगभग 30 वर्षों में इसने 1.2 लाख किलोमीटर की यात्राएं इसने कर डाली थी, ठीक है। और मक्का की यात्रा के समय काहिरा से होकर के जेरूसलम ये गया था, और वहाँ से सीरिया, फिर अरब गया, मुस्लिम रहन सहन का अध्ययन किया,
तो एक प्रकार से यहाँ वहाँ से फिर ये अबिसीनिया के पठार को पार करते हुए कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल गया और वहाँ से होकर के हिंदू कुश को पार किया, फिर अफगानिस्तान और भारत की यात्रा करी, फिर कालीकट, मालदीव, श्रीलंका से चिटगांव, मलाया, जावा होकर के चीन भी पहुँच गया। नील घाटी के जो है मानव अधिवास, कृषि, बाढ़, सूखा, इन सभी के बारे में जानकारी दी। गंगा, यमुना, नर्मदा नदियों के बारे में भी बताया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में की क्रूरता का वर्णन भी ये करता है। इब्न बतूता जो है उसके शासनकाल में रहा भी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहा भी है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के बारे में अगर बात की जाए अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान की, तो सैयद मुजफ्फर अली के अनुसार अरब भूगोलवेत्ताओं में स्थल मंडल और वायुमंडल की अधिक जानकारी उपलब्ध है। अरब भूगोलवेत्ताओं को अपर्दन चक्र की जानकारी थी। पृथ्वी सतह की भू आकृतियों के आंकड़े में उन्होंने अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं का योगदान स्पष्ट किया है। और इसी तरह से पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी को तर्कसंगत और व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास अरब भूगोलवेत्ता करते हैं। बात की जाए अल-मसूदी की, तो अल-मसूदी ने पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की 7 परतें बताई हैं और सौर ऊर्जा के पृथ्वी की सतह पर आसमान वितरण का कारण सूर्य की किरणों का तिरछापन बताया है इसने। मेघ, ओस, कुहरा, वर्षा, इन सभी जो प्रक्रियाएं हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को भी सही ढंग से समझाने का प्रयास अल-मसूदी ने किया है। वायुमंडल की परतों को 3 भागों में बांटने का काम भी अल-मसूदी ने किया है, अरब भूगोलवेत्ताओं ने किया है। इसके अलावा मतलब कि अरब भूगोल और पर यूनानी ज्ञान के प्रभाव का कारण भी एक प्रकार से रहा है। तो अरब भूगोल पर यूनानी ज्ञान के प्रभाव के कारण एक प्रकार से किया गया वायुमंडल की 3 परतों का विभाजन जो किया गया है अल-मसूदी के द्वारा, ये यूनानी ज्ञान के प्रभाव के कारण से हो सका है। ठीक है, मानव भूगोल की अगर बात की जाए, मानव भूगोल में क्या योगदान रहा है अरब भूगोलवेत्ताओं का, तो अरब भूगोल में मानव भूगोल का वर्णन अधिक नहीं मिलता है, किंतु पश्चिमी एशिया में प्राकृतिक वातावरण की कठोरता से मनुष्य की क्रियाएं प्रकृति से प्रभावित होती हैं और उनका वर्णन अरब भूगोल में मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे बद्दू जो जनजाति है, उस जीवन मतलब कि बद्दू जीवन बिताने वाले चरवाहे प्रकृति की विषमता के कारण से कठोर स्वभाव वाले हो जाते हैं। संसाधनों की कमी उन्हें लूटने, डाका डालने और हत्या करने के लिए प्रेरित करती है। तो बद्दू लोग एक प्रकार से यही सब करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी परिस्थिति ही ऐसी कि वो ऐसा करते हैं। दूसरी ओर जहाँ प्राकृतिक वातावरण विषम नहीं है, वहाँ मनुष्य शांत स्वभाव का हो जाता है। अरब भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं और जलवायु से प्रभावित होता है। जहाँ की जलवायु या प्राकृतिक घटनाएं उसके प्रतिकूल होती हैं, वहाँ पर लोग अलग अलग एक प्रकार से विचारधाराएं उनकी बदलती है और वहाँ के लोग दूसरी तरीके से होते हैं। लेकिन जहाँ की परिस्थिति उनके अनुकूल होती है, वहाँ पर लोग सभ्य होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। संसार के उत्तरी भागों के मतलब कि उत्तरी भागों में निवासियों को अरब विद्वानों ने चंद्रमा और मंगल के प्रभाव में आकर के शिकारी प्रवृत्ति का होना बताया। अरब भूगोलवेत्ता ये बताते हैं कि भाई जो उत्तरी भाग है संसार में, वो जहाँ जहाँ मतलब जो उत्तरी वाले क्षेत्र है, जहाँ उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं वो चंद्रमा और मंगल के प्रभाव में आते हैं, इसलिए वो शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। और इसी प्रकार ये कहते हैं मतलब कि अरब भूगोलवेत्ता कि दक्षिण के क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वो शनि और मतलब कि शनि के प्रभाव में आते हैं, तो इसके कारण से वो आलसी हो जाते हैं। यानी कि हम लोगों को दक्षिण वाले जैसे अफ्रीका, भारत का जो एरिया है या ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ के लोगों को उसने आलसी बताया। मध्यवर्ती क्षेत्रों में बृहस्पति और बुध का प्रभाव होता है और मतलब कि होने से क्या होता है, वहाँ के निवासी वैज्ञानिक और विद्वान होते हैं। जैसे उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत में भी, भारत अपना एक प्रकार से उत्तरी सीमा में ही आता है, लेकिन कुछ सीमा तक एक प्रकार से जैसे अफ्रीका वगैरह में आप देखेंगे या कुछ दक्षिणी एरिया में बहुत चले जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं भारत में ऐसा क्या है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब कोई भी है, दक्षिण उत्तर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस प्रकार निश्चयवाद की झलक भी दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं मध्यवर्ती क्षेत्रों में बृहस्पति और बुध का प्रभाव है और वहाँ के निवासी वैज्ञानिक विद्वान होते हैं, निश्चयवाद की झलक भी दिखाई पड़ती है। तो ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सभी लोग देखिएगा भाई। प्रश्न आपका क्या है, दूसरा नंबर, अरब विद्वानों की खगोलीय गणित में क्या योगदान है उनको स्पष्ट करें। तो अरब भूगोलवेत्ताओं की अगर बात की जाए तो गणित मतलब खगोलीय गणित में इन्होंने अपने योगदान के लिए विख्यात, इनको खास करके इसीलिए जाना जाता है गणितीय या खगोलीय गणित में योगदान देने के लिए। अरब विद्वानों ने क्या किया, यूनानियों का अनुसरण, यूनानी जो विद्वान है उनका अनुसरण किया और उन्हीं को अनुसरण करते हुए पृथ्वी को गोलाभ माना। अल-बरूनी ने देशांतर निर्धारित करने की विधि ज्ञात करी, यानी देशांतर रेखाओं के बारे में बताया। स्पेन में स्थित टालोडो में अल गरकली के ने नक्षत्र सारणी प्रस्तुत करी। टालेमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल भाजेस्ट का अरबी में अनुवाद हुआ और मक्का, बगदाद, काहिरा, ताशकंद, टालेडो आदि विभिन्न स्थानों पर अक्षांश देशांतर ज्ञात किए गए। इसके अनुसार अक्षांश
के मापन में खास करके 1/3 डिग्री तक त्रुटि रह जाती थी। और इस मतलब इसके अनुसार पृथ्वी की परिधि 20 अनुसार, यानी कि जो अरब के भूगोलवेत्ता उनके अनुसार जो पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि का मतलब क्या होता है ये देखें, ये यानी कि इसके एरिया यहाँ से लंबाई नापो पृथ्वी का गोलाई पूरा, ये पूरी की पूरी परिधि, इतनी लंबाई जो है परिधि, परिधि माने होता है 2πr, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। तो 20,160 मील पृथ्वी की परिधि है, जो वास्तविक परिधि से बहुत कम बताई इसने। इबन यूनुस ने ब्रह्मांड और सौरमंडल का वर्णन किया, पृथ्वी को ब्रह्मांड के जो है मध्यस्थ कहा कि पृथ्वी जो ब्रह्मांड के बीच में स्थित है। और इसके अलावा अरब विद्वानों को अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी थी, ग्रहों के बारे में जैसे बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में, शनि के बारे में, इन 4 ग्रहों के बारे में जानकारी भी इनके पास थी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, इबन बतूता की यात्राओं का विवरण दीजिए। इबन बतूता अरब भूगोलवेत्ताओं में अपनी यात्रा विवरणों के कारण से सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है। और इनका जन्म उत्तरी अफ्रीका में टेंजियर नामक स्थान पर हुआ था। इबन बतूता का 1304 ईस्वी में जन्म हुआ। और इसके अलावा 31 वर्ष की आयु में इबन बतूता जो है ये मक्का की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुआ। और ये उत्तरी अफ्रीका तथा मिस्र के भूदृश्य और जनजीवन से इतने आकर्षित हुआ कि इसने विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया इबन बतूता ने। और मक्का से अरब के विभिन्न भागों में गया, फिर जो है लाल सागर के किनारे किनारे नाव से यात्रा करी। उसके बाद में यूथोपिया होते हुए वह अफ्रीका के पूर्वी तट के सारे किलवा नामक स्थान पर जा पहुंचा। फिर वहां से विषुवत रेखा के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित मतलब कि जो स्थित है एक प्रकार से इथोपिया, वहां पर पहुंचा। मतलब कि किलवा नामक स्थान जो है ये विषुवत रेखा के तट से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। और फिर ये वहां पर रुका, फिर वहां से मक्का लौट करके फिर बगदाद गया, फिर वहां से पर्सिया गया, काला सागर, फिर उसके बाद में काला सागर तटीय क्षेत्र से होते हुए रूस के स्टेपी क्षेत्र में एक प्रकार से भ्रमण करते हुए ये फिर बुखारा गया, समरकंद फिर गया, फिर उसके बाद में वहां से अफगानिस्तान होकर के भारत आ गया। भारत पर इसका मतलब कि भारत में इसका व्यापक भ्रमण किया। भारत में उस समय मोहम्मद बिन तुगलक भी शासन कर रहा था। उसके शासनकाल में 8 वर्ष तक ये भारत में रहा। और कालीकट होते हुए फिर से मालदीव गया, फिर श्रीलंका गया, मालदीव के बाद में फिर सुमात्रा द्वीप गया, ठीक है, इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा द्वीप वहां पर गया। फिर उसके बाद में जावा होते हुए चीन पहुंचा। 1350 ईस्वी में मोरक्को की राजधानी फैज ये वापस लौट जाता है और पुनः कुछ समय स्पेन में बिताया। फिर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया तथा सहारा रेगिस्तान पार करके नाइजर नदी किनारे किनारे ये टिम्बकूट कर जा पहुंचा। और 1353 ईस्वी में मोरक्को के सुल्तान के आदेश पर वे फैज वापस आए और यहाँ उन्होंने अपनी यात्राओं का वृत्तांत लिखा। और कुल मिलाकर के इसने लगभग 75,000 मील की दूरी तय करी थी अपनी यात्राओं के दौरान। 14वीं शताब्दी में इतनी लंबी यात्रा एक प्रकार से चमत्कारिक है और लगभग किसी ने नहीं की हुई इतना यात्रा खास करके इबन बतूता के द्वारा की गई। अरब यात्री खास करके इबन बतूता जो है ये खाली घूमने फिरने के लिए ही फेमस था, ठीक है, बहुत यात्राएं करी इसने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगली इकाई से आपका प्रश्न आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आपका है मैगलन की यात्राओं का विवरण दीजिए। मैगलन के बारे में अगर बात की, मैगलन कौन था, आप सभी लोग बताएं भाई, मैगलन कौन था। मैगलन जो था एक प्रकार से इसे कोलंबस ने यात्रा करी थी, वास्को डिगामा ने करी थी, वैसे यह भी मैगलन भी एक प्रकार से एक यात्री था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और खास करके पुनर्जागरण के लिए भी जिम्मेदार है, बहुत यात्रा करी जो है मैगलन ने। और पुर्तगाल का एक प्रकार से था ये मैगलन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपका है मैगलन। तो मैगलन पुर्तगाल के महत्वपूर्ण अन्वेषकों में एक मैगलन थे, जो 1518 ईस्वी में पुर्तगाल ही नहीं वरन स्पेन के सम्राट की कृपा से पश्चिमी भाग से दक्षिण अमेरिका होकर के एशिया की खोज में गया। ब्राज़ील होते हुए अक्टूबर 1520 ईस्वी में पेंटेगोनिया होकर के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। यहाँ से खाड़ी जो है मेगालन की खाड़ी के नाम से जानी जाती थी। लगभग 3 माह की यात्रा के बाद में ये प्रशांत महासागर के कुआग द्वीप से भोज सामग्री प्राप्त करा और वहाँ से फिर से अप्रैल 1521 ईस्वी से फिलीपींस जो द्वीप है वहाँ पहुँचने में सफल होता है। और अब इनके कुल मिलाकर के 5 पुराने जहाज़ों में से एक जहाज़ बचा हुआ था, वह अनेक नाविक बीमारी से मर चुके थे, ठीक है। और यहीं आदिवासियों के झगड़े में मैगलन भी मारा गया था
और शेष रूनो के नेतृत्व में आगे बढ़े थे। जो रूनो इसके साथ भी यात्रा कर रहा था, तो रूनो के बाद में मतलब कि जब मैगलन की मृत्यु हो जाती है तो फिर रूनो के नेतृत्व में ये इसका जहाजी बेड़ा आगे बढ़ता है। रूनो महोदय मलक्का की लांग लेकर के अफ्रीका के मार्ग में से जुलाई 1522 में वापस पहुंचे और पृथ्वी का चक्कर पूरा करने वाला प्रथम दल जो था ये मैगलन का ही दल था। और एक प्रकार से उसका यात्रा लास्ट में कौन था, वो रूनो था। और एक प्रकार से फिर नेतृत्व किसका था बहुत दूर तक, तो मैगलन का ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से। दूसरा नंबर प्रश्न है जेम्स कुक की प्रमुख यात्राएं बताइए। जेम्स कुक का जन्म जो हुआ था ये यॉर्कशायर में सन 1727 ईस्वी में हुआ था। उत्तरी सागर के एक जलपोत मलिक के यहाँ उन्होंने प्रशिक्षण किया था। किसने, जेम्स कुक ने। सन 1755 ईस्वी में जेम्स कुक जो था नौसेना में भर्ती होता है। फ्रांस के साथ युद्ध में इसने क्या किया, सेंट लॉरेंस नदी और न्यू फाउंडलैंड के क्षेत्र में कार्य किया और धीरे धीरे नौसेना में चालक, जल विज्ञानी और नाविक के रूप में विख्यात हो जाता है। 40 वर्ष की आयु में 1768 ईस्वी में HMS इंडिवियर नामक जलपोत के कप्तान नियुक्त भी कर दिया जाता है ये। और दक्षिण प्रांत में खास करके ये क्या होता है भाई, ये एक प्रकार से क्या होता है, दक्षिण प्रशांत सागर में गया जब नियुक्त हो गया और यहीं से कैप्टन कुक ये बन जाता है। फिर भी कभी रुका नहीं ये। जेम्स कुक ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 महत्वपूर्ण जो है एंडेवर तथा 2 बार रेजोल्यूशन की समुद्र यात्राएं भी पार करी। तो एक प्रकार से ये यात्रा के लिए भी जिम्मेदार एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जेम्स कुक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में विद्वान आपका आता है कौन सा भाई, इसके बाद में अगला जो विद्वान आपका है वो कौन सा विद्वान है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला आपका प्रश्न है आपका पुनर्जागरण काल को स्पष्ट कीजिए। वैसे अगर बात किया है 3 यात्री जो बड़े फेमस हुए हैं उनमें एक है क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, एक है वास्को डी गामा, एक है मैगलन। ठीक है, देखिए पुनर्जागरण काल को स्पष्ट कीजिए। तो यूरोप में खास करके पूर्व मध्य युग का जो उत्तरार्ध काल रहा है, जैसे 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी का जो समय काल रहा है, 12वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, यानी लगभग आपका एक प्रकार से 1101 से लेकर के 15वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है आपका मतलब कि एक प्रकार से 1500 तक। ठीक है, ये 1500 तक पूरा ये जो काल रहा है खास करके भौगोलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इस काल को भूगोल का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। और इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृति काल भी कहा जाता है। और इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृति काल मतलब कि तथ्य प्राप्ति युग के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। कुल मिलाकर के पुनर्जागरण काल में बहुत सारी यात्राएं हुई, उसके बारे में तमाम प्रकार के ज्ञान हमारे समक्ष आए, तमाम प्रकार की जानकारी जो एक प्रकार से अभी तक नहीं थी वो हमारे समक्ष आती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि इन्हीं 3 प्रसिद्ध यात्रियों के नाम बताइए तथा उनकी भौगोलिक खोजों के नाम लिखिए। प्रमुख 3 यात्री उनकी खोज निम्न है। प्रमुख 3 यात्री प्रमुख रूप से कौन है भाई, पहला विद्वान है क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने क्या करी थी, नई दुनिया की खोज करी थी, यानी नई दुनिया मतलब अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने। दूसरा विद्वान है मतलब कि दूसरा यात्री है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये केप वर्ड द्वीप की खोज करता है, उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज करी, मेम्बासा यूरोप से भारत मतलब कि से भारत तक का जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज करी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मैगलन की बात की तो मैगलन जो था ये समस्त पृथ्वी का या समस्त संसार का एक चक्कर इसने लगाया था। ठीक है, लेकिन रास्ते में मर भी गया था। तो आप देखेंगे ये 3 विद्वान बड़े फेमस हैं खासकर जिसने यात्राएं करी हैं। और पांचवा प्रश्न आप देखेंगे मतलब सॉरी 5वां क्वेश्चन आपका है कोलंबस की यात्राओं का वर्णन कीजिए। तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को सबसे पहले कोलंबस अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर बहामा द्वीप समूह में पहुंचा और फिर उसी माह में क्यूबा तथा हैटी द्वीपों में पहुंचा। हैटी को उसने जापान तथा क्यूबा को एशिया महाद्वीप का समुद्र में विस्तार समझ लिया और अपनी दूसरी यात्रा 1453 मतलब 1493 ईस्वी में ये प्रारंभ करता है और अपेक्षाकृत अधिक दक्षिण की ओर जाता है। जमैका और प्यूर टोरिका द्वीपों तथा लघु एंटीलीस में भ्रमण करता रहा। 1504 ईस्वी तक उसने 2 और यात्राएं करी और इस युग में यह धारणा थी कि सोना उष्ण कटिबंधों में सूर्य ताप से उत्पन्न होता है और इसीलिए वह विषुवत रेखा के निकट जो है वो अधिक सोना प्राप्त करने की आशा से बना रहा। क्योंकि विषुवत रेखा पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पहले यह धारणा थी कि भाई जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, वहाँ पर सोना भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो ये आपका था क्या नाम है इसका कोलंबस, ये सोचा कि भाई विषुवत रेखा के पास बना रहा जाए।
तो ये वहीं पर बना रहा। 1488 ईस्वी में इसने अपनी तीसरी यात्रा प्रारंभ करी कोलंबस ने और दक्षिणायन मार्ग अपनाया और वह ट्रिनिडाड और ओरिनिको मतलब कि ओरोनिको नदी के मुहाने पर पहुंच गया और इस मुहाने के आकार मतलब बड़े आकार ने उसका विश्वास दृढ़ किया कि वह एक बड़े महाद्वीप किनारे पहुंच गया है। 1502 ईस्वी की अपनी चौथी यात्रा में कोलंबस दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट के सहारे होंडुरास तक गया और तब उसे वास्तविकता का पता चला कि वह एशिया नहीं बल्कि वह एक अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया है जो अमेरिका महाद्वीप है और इस प्रकार से अमेरिका की खोज कोलंबस ने कर डाली। ठीक है, तो एक प्रकार से कोलंबस ने खोज करी। बात की कोलंबस 4 यात्राएं करता है मुख्य रूप से, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात की वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाल का था और पुर्तगालियों में वास्को डी गामा का नाम एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, साहसिक यात्री था ये। 8 जुलाई 1497 ईस्वी में 4 जलपोतों और 118 साथियों के साथ, ये नाविकों के साथ भी मतलब कि साथी थे, इसके नाविक थे 118 लोग थे। 8 मतलब 4 जलपोत थे। 8 जुलाई का समय था, 1497 ईस्वी में चलता है। भारत की यात्रा के लिए अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित उत्तमासा अंतरीप का चक्कर लगा करके मोसेल की खाड़ी, नेटाल, जो मोजाम्बिक, मालिंदी यानी अफ्रीका का जो तट है उस पर बंदरगाह है मालिंदी, वहाँ से होते हुए हिंद महासागर पार करते हुए 23 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा जिसका नाम है कालीकट। कालीकट बंदरगाह है, उसी पर पहुंचा और भारत में 3 महीना व्यतीत किया। उसके बाद में 29 अगस्त 1498 में ये भारत से प्रस्थान करके 10 जुलाई 1499 में लिस्बन गया और एक प्रकार से यहाँ पर वास्को डी गामा ने 360 दिन की यात्रा में 24,000 जहाजी मील की दूरी तय करी थी। 360 दिन की यात्रा में वास्को डी गामा जो था जब भारत से यहाँ से गया तमाम प्रकार के धन दौलत लेकर के, तो लगभग 6 गुना मुनाफा, लगभग 10 गुना मुनाफा पाया और फिर वहाँ से लोग आने लगे और लगातार फिर एक प्रकार से पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर आप देखते हैं तमाम प्रकार के लोग आते रहे, फिर अंग्रेज वगैरह, फ्रांस के लोग, सभी लोग आते रहे। तो एक प्रकार से ये चीज़ें हैं। अब आगे जो आपका बच रहा है, तो यहाँ तक हमने 5 इकाइयों के बारे में समझा। अब जो आपकी 6वीं इकाई बच रही है उसके बारे में 6 से लेकर के 10 तक इकाई आपकी बच रही है। तो हमने क्या समझा, भूगोल के क्षेत्र के बारे में समझा, भूगोल में द्वैतवाद समझा, यूनिट 2। यूनिट 3 में हमने प्राचीन भूगोल में मतलब प्राचीन भारत में भूगोल, प्राचीन काल में भूगोल, भारतीय, यूनानी, रोमन भूगोलवेत्ताओं के योगदान को समझा। इसके अलावा हमने मध्यकाल में भारत के बारे में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान को समझा। ठीक है, इसके अलावा यूरोप में पुनर्जागरण काल के बारे में हमने समझा, प्रख्यात यात्रियों के बारे में जाना, भौगोलिक खोजों के बारे में जाना। तो ये 5 चीजें हमारी हो गई है। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको एक प्रकार से जर्मन संप्रदाय की विचारधारा के बारे में पढ़ना, जैसे कि कांट हो गए, हमबोल्ट हो गए, रेटर हो गए, रिस्थोफन है, रडजल है, हेटनर है, इनके बारे में हमको जानना है। फिर इसके बाद में हम फ्रांसीसी संप्रदाय की विचारधारा के बारे में जानेंगे, ब्रांस अलग से ब्रूंस हो गए, ब्लास हो गए, इन सभी के बारे में जानेंगे। रूसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानेंगे, अमेरिकन संप्रदाय के बारे में जानेंगे। ठीक है, अमेरिकन संप्रदाय में मारिस डेविस हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक कार्लो सावर हो गए। ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश संप्रदाय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो बस इतना, ब्रिटिश संप्रदाय, अमेरिकन संप्रदाय, रूसी संप्रदाय, फ्रांसीसी संप्रदाय, जर्मन संप्रदाय। ठीक है, इसके बारे में बस हमको चर्चा करनी। तो इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसका पार्ट 2, उसके अंतर्गत यानी आपका यही होगा, मतलब कि थंबनेल जो होगा आपका, वो थंबनेल यही होगा आपका, यानी कि महासंग्राम रिवीजन क्लास ज्योग्राफी का बी तृतीय वर्ष पेपर 1, लेकिन पार्ट 2 आपका जो होगा यहीं पर आपका लिखा मिलेगा पार्ट 2। तो उसकी वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगी पार्ट 2 की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से मिली होगी और निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। बहुत जानकारी आपकी एग्जाम की दृष्टि से मैं पढ़ा रहा था, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूं और आपको इसी प्रकार से मैं पढ़ाता रहूं। ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास सोशियोलॉजी का ये हो चुका है, बी तृतीय वर्ष का पेपर 1 का पूरा वीडियो समाहित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जिस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया वैसे उसमें भी मैंने बताया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा सैन्य विज्ञान का भी हो चुका है पेपर 1 का, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री का हो चुका है पेपर 1 का, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का मैं जल्द ही दे दूंगा, चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने इसमें बताया है, फिर मेडिवल हिस्ट्री का बता दूंगा। और एंशिएंट हिस्ट्री का 3 पेपर है, जरूर नहीं कि एक ही पेपर है, अभी इसका और भी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के तीनों पेपर के बारे में महासंग्राम वीडियो आएगी, उसके बाद में मॉडल पेपर आएंगे। तो आपकी तैयारी अब 3rd ईयर की शुरू हो चुकी है। अपने सभी छात्रों को बताइए कि भाई शुक्ला स्टडी पॉइंट पर 3rd ईयर की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, आप लोग आ जाइए और आसानी से पढ़ने का प्रयास करें।
ठीक है। सैन्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना था, एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आप लोग देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी में आपको इसमें क्या पढ़ना था, ठीक है, आपको सोशोलॉजिकल थॉट के बारे में पढ़ना था, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से आपको सामाजिक जो विचारधाराएं हैं उनके आधार के बारे में जानना था। विस्तार से मैंने आपको बता दिया सोशोलॉजी के बारे में, एक भी पॉइंट आपका उसमें छूटने वाला नहीं, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा हमेशा। तो आपको समझ में आई होगी तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा करी है। आप देखिए इस प्रकार से 5 चीज़ों के बारे में हो गया। अब आपका जो इसका जियोग्राफी का जो अगला पॉइंट होगा आपका, उसमें हम अगले पेपर के बारे में, जैसे इसका पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 के बाद में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में जानेंगे, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में। फिर जो अगली वीडियो होगी उसके बाद में तृतीय प्रश्न पत्र में, उसमें 3 खंड है आपका, विश्व के प्रादेशिक भूगोल में 3 खंड है आपका। उन तीनों खंडों की एक एक वीडियो मैं दे दूंगा, खास करके आपको महासंग्राम वीडियो के नाम से। जैसे साउथ वेस्ट एशिया का एक वीडियो हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया का एक वीडियो और फार ईस्ट एशिया का एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो फिर आपका हो जाएगा इस प्रकार से जियोग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए और बुलाइए कि भाई अब क्लासेस आपकी प्रारंभ हो चुकी है। ओके, धन्यवाद।